हेलो स्टूडेंट, विद्या क्रिएटर से मैं निशा। आज आप लोगों को समास जो मैं पढ़ा चुकी हूँ उसे के आगे पढ़ाने जा रही हूँ। आज मैं द्वंद्व समास पढ़ाने जा रही हूँ। तत्पुरुष समास हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो द्वंद्व में हम देखते हैं कि इसका अर्थ होता है जोड़ा या युग्म। ठीक है, जोड़ा या युग्म, और इसमें जो पद होंगे वो दोनों पद प्रधान होंगे। जैसा हमने तत्पुरुष में बताया था कि उसका उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन इसका पूर्व पद देखो या उत्तर पद देखो, दोनों ही प्रधान होते हैं। और समुच्चय बोध में और अथवा या से ये जुड़े होंगे और इन्हीं का यहाँ पे लोप होता है। और अगर हम द्वंद्व शब्द सुने तो भी तो हमको यही समझ में आ रहा है कि ये या ये द्वंद्व की स्थिति है। अब देखते हैं इतरेतर द्वंद्व। हमने बताया था कि द्वंद्व समास तीन तरह के हैं, आपका इतरेतर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। जो इतरेतर द्वंद्व था इसमें और तथा का लोप हो रहा था। ठीक है, परस्पर एक साथ समस्त पर और तथा का यहाँ पे लोप होगा। अब माँ या बाप कौन बड़ा होगा? दोनों तो अपनी अपनी जगह इक्वल उसमें हैं, तो क्या होगा? यहाँ पे न ये प्रधान है और न ये प्रधान है, दोनों अपनी जगह प्रधान है। इसलिए ये किसके अंतर्गत आ रहा है? द्वंद्व समास के अंतर्गत। इतरेतर द्वंद्व के अंतर्गत क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे माँ और बाप लगेगा, और जहाँ पे और या तथा का लोप होगा वो आपका इतरेतर द्वंद्व के अंतर्गत आएगा। फिर भाई और बहन। अब भाई बड़ा है कि बहन बड़ी है? भाई और बहन, तो जहाँ पे और या तथा का लोप हो और या तथा आएगा वहाँ पे आपका कौन सा होगा? इतरेतर द्वंद्व होगा। माँ और यहाँ पे भी और आएगा। ठीक है, आचार और व्यवहार, तो आचार और व्यवहार दोनों ही तो इक्वल हैं। भला और बुरा, बेटा और बेटी, राजा और रानी। तो जहाँ पे और या तथा का लोप होगा वहाँ पे आपका इतरेतर द्वंद्व होगा। और द्वंद्व समास का अगर यहाँ पे ये उदाहरण दिया जाए, इतरेतर द्वंद्व नहीं दिया गया है, तो वो आपका द्वंद्व समास होगा। अगर ये उदाहरण दिए गए हैं और इतरेतर द्वंद्व और आपका द्वंद्व समास दिया है, तो इतरेतर पे ही आप टिक लगाओगे। ठीक है, फिर दूसरा देखते हैं वैकल्पिक। वैकल्पिक द्वंद्व, यहाँ पे या अथवा का लोप हो रहा है। ठीक है, या अथवा का लोप वैकल्पिक में होगा, इतरेतर में होगा और या तथा का लोप। और समाहार द्वंद्व में दोनों पदों के अर्थ के अतिरिक्त कुछ और भी अर्थ निकलेगा। ठीक है, तो चलिए वैकल्पिक या अथवा का लोप बनेगा जैसे थोड़ा या बहुत, पाप या पुण्य, राग या विराग, शादी अथवा गमी, यश अथवा अपयश, लाभ अथवा हानि। ठीक है, तो जहाँ पे आपका अथवा या का लोप हो रहा है वो आपका वैकल्पिक द्वंद्व के अंतर्गत आएगा। और यहाँ पे शादी इंपॉर्टेंट है कि गमी इंपॉर्टेंट है? दोनों ही तो इंपॉर्टेंट है अपनी अपनी जगह पे। अब इसको हम याद भी कैसे कर सकते हैं? क्योंकि द्वंद्व द और द दोनों में जहाँ पे द्वंद्व आ रहा है वहाँ पे या अथवा और तथा इन सब का लोप होगा। ठीक है, फिर समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व वे युग्म शब्द जिसमें दो पदों के अर्थ के अतिरिक्त कुछ और भी अर्थ निकले। तो आप कहोगे मैम ये तो बहुब्रीही में आएगा, लेकिन बहुब्रीही में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अर्थ का मतलब ये है दाल और रोटी, ये घर के सामान के आशय से बोला जा रहा है। ठीक है, सेठ, साहूकार सब तरह से जो धनी होंगे, अरे तुम तो बहुत बड़े सेठ हो,
बोलते हैं कि नहीं, तुम तो साहूकार हो, सेठ साहूकार हो तुम। तो ये जो है सब तरह से जो धनी हो उसके लिए यूज़ हो रहा है, बाल बच्चे सारा परिवार के लिए यूज़ हो रहा है। तो ये समाहार द्वंद्व के अंतर्गत आएगा। और जब आयोग आपसे क्वेश्चन पुट करेगा तो वो अगर समाहार द्वंद्व देगा तो बहुब्रीहि नहीं देगा, ठीक है। बहुब्रीहि तब देगा जब समाहार नहीं देगा। तो ध्यान रखिएगा कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप वहाँ पे क्या लगाएंगे, द्वंद्व समास। अगर समाहार द्वंद्व पूछ रहा है तो इसमें क्या होगा, तीसरा अर्थ निकलेगा। जैसे बाल बच्चे, कहते हैं ना बाल बच्चे कैसे हैं, बाल बच्चे कैसे हैं का मतलब आपकी फैमिली कैसी है, इसीलिए तो पूछते हैं बड़े लोग। तो ये आपका किसके अंतर्गत आ रहा है, समाहार द्वंद्व के अंतर्गत। और एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जो द्वंद्व समास है वहाँ पे आपका स्त्रीलिंग और थोड़े अक्षर वाले पूर्व पद पहले होंगे। जैसे अगर आप देखें यहाँ पे तो माँ में कम शब्द हैं, बाप में ज़्यादा शब्द हैं। स्त्रीलिंग पहले है, पुल्लिंग बाद में रहेगा। अब भाई में शब्द कम है, बहन में ज़्यादा है। आचार में शब्द कम है, व्यवहार में ज़्यादा है, ठीक है। तो मोस्टली की बात हो रही है, टोटल की बात नहीं हो रही है। आपको सिर्फ क्लू दिया जा रहा है कि जो द्वंद्व समास होता है उसमें अधिकतर आपका क्या होगा कि स्त्रीलिंग शब्द होंगे प्रायः और थोड़े अक्षर वाले पूर्व पद होते हैं। अब जैसे सीता राम, गाय बैल, माँ बाप, आय व्यय, धन दौलत, ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, आपके द्वंद्व समास के अंतर्गत। दूसरी चीज़ ये है कि ये तीन तरह के होते हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व में किसका लोप होगा आपका, और या तथा का लोप होगा, ठीक है। वैकल्पिक द्वंद्व में किसका लोप हो रहा है, या अथवा का। समाहार द्वंद्व में क्या हो रहा है कि वो तीसरे सेंस में आ रहा है, लेकिन ये बहुब्रीहि नहीं होगा। फिर अब पाप पुण्य थोड़ा बहुत, या भाई बहन, माँ बाप, सेठ साहूकार, भला बुरा, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, आपके द्वंद्व समास के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट है अव्ययी भाव समास। अव्यय, ठीक है। तो अव्ययी भाव समास, जिस समास में पूर्व पद अव्यय अथवा अविकारी हो। अब समझ लेते हैं कि अव्यय या अविकारी क्या होता है। तो क्रिया विशेषण आदि में अविकारी शब्द जिनका स्वरूप किसी भी लिंग, वचन, कारक या काल के प्रयोग के करने पर भी न बदले, वही तो अविकारी होंगे। जैसे अगर कोई शब्द देखिए तो लिंग अगर अलग है तो चेंज हो जाएगा, वचन अलग चेंज हुआ, एक वचन हुआ तो अलग होगा, बहुवचन होगा तो अलग होगा, काल होगा, भूतकाल होगा तो अलग होगा, भविष्य का अलग होगा। तो ये जो शब्द होते हैं ये लिंग, वचन और काल के कारण परिवर्तित नहीं होते हैं। तो अविकारी की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि ये लिंग, वचन या काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होंगे, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। यानी आपको समझ में आ गया होगा कि अव्ययी भाव समास वो समास हैं जो किसी भी लिंग, वचन, काल के कारण परिवर्तित नहीं होते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अव्ययी समास का जो पूर्व पद होगा वो प्रधान होगा और उत्तर पद अप्रधान होगा। द्वंद्व में क्या था, दोनों पद प्रधान थे। तत्पुरुष में क्या था, उत्तर पद प्रधान था और पूर्व पद प्रधान नहीं था, गौण था। अव्ययी भाव समास के भेद देख लेते हैं। अव्ययी भाव समास के दो भेद हैं, अव्यय पद पूर्व और नाम पद पूर्व, ठीक है। तो अव्यय पद पूर्व अव्ययी भाव जो समास है इसमें पहला जो पद होगा वो अव्यय होगा या उपसर्ग होगा। उपसर्ग क्या होता है, जो शब्द से पहले लगता है। अब जैसे यथाशक्ति, यथा प्लस शक्ति होगा, यथा प्लस शक्ति। तो यहाँ पे ये जो यथा होगा वो आपका क्या है, प्रधान है। क्यों है, क्योंकि अर्थ इसके कारण इसको मिल रहा है ना, शक्ति कैसी है, यथा है, ठीक है। फिर उपराष्ट्रपति, अभी हमने आपको बताया था कि प्रादि तत्पुरुष जो होता है वहाँ पे उप, आ, अन लगता है, ठीक है, आ लगेगा, उप लगेगा, लेकिन यहाँ प्रादि तत्पुरुष ये नहीं है।
ये आपका है अव्ययी भाव समास, क्योंकि यहाँ पे उपसर्ग भी है। तो ऐसी कंडीशन में जब कंफ्यूजन की स्थिति आएगी तो आप ध्यान में रखिएगा कि आपका जो ये मेन है वो अव्ययी भाव समास की मेन विशेषता ये है कि अव्ययी उपसर्ग होता है। तो अगर ये अव्ययी भाव समास दिया है तो आप इसी पे टिक लगाओगे। अगर अव्ययी भाव समास नहीं दिया है, प्रादि तत्पुरुष समास दिया है, तो आप उस पे टिक लगाओगे। कंफ्यूजन में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेन तो इसका ही है। और लेकिन वहाँ पे क्या है कि वो दूसरे सेंस में अन और उप ये शब्द यूज कर रहे हैं प्रादि तत्पुरुष में, तो उसकी विशेषता दूसरी है, ठीक है। फिर आपका परिचय, परि क्या है, उपसर्ग है कि नहीं है? यहाँ पे देखिए, नी उपसर्ग है, यथा उपसर्ग है, उप उपसर्ग है, अनु उपसर्ग है। तो उपसर्ग जो है यहाँ पे ये प्रधान होंगे और ये आपके क्या होंगे, गौण होंगे। तो इसमें क्या होता है अव्ययपूर्व समास में, जो पहला पद होगा वो प्रधान होगा और उत्तर पद आपका गौण होगा। तत्पुरुष में क्या हो रहा था कि उत्तर पद प्रधान हो रहा था और प्रथम पद आपका गौण हो रहा था। द्वंद्व में क्या हो रहा था कि दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर सेकंड है नाम पद पूर्व। अभी हमने अव्यय पद पूर्व पढ़ा था जिसमें पहले उपसर्ग लग रहा था। नाम पद पूर्व अव्ययी भाव समास में पहला पद संज्ञा या विशेषण होगा, ठीक है, क्योंकि नाम पद पूर्व, नाम जो है पद के पूर्व में लग रहा है, जैसा आपको उसके नाम से हेडिंग से ही पता चल रहा है। तो इसमें क्या होगा कि पहला पद संज्ञा या विशेषण होता है। बहुधा हिंदी में ऐसे समासों का प्रयोग किया जाता है और ऐसे समास हिंदी में ही प्रयोग किए जाते हैं। और बहुत डीप जब पूछा जाता है तो ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, या आपका प्रादि तत्पुरुष समास तब पूछा जाएगा जब बहुत डीप पूछेंगे, अदरवाइज आपसे नहीं पूछा जाता है। कॉमन ही चीज़ें पूछी जाती हैं, लेकिन हमने आपको इसलिए दे दिया है कि आपका एक भी क्वेश्चन वहाँ पे गलत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, नाम पद पूर्व अव्ययी भाव समास में पहला पद संज्ञा होगा और पहला ही पद प्रधान होगा, ठीक है। जैसे नित्य प्रति, घर घर, साफ साफ, दिनों दिन, धमाधम, टकाटक, एकाएक, इस तरह से जो शब्द होते हैं ये सारे आपके नाम पद पूर्व समास के अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएंगे। क्लियर हो गया? तो नाम पद पूर्व में क्या था, जो संज्ञा शब्द है, क्योंकि संज्ञा तो नाम ही तो संज्ञा है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को ही तो संज्ञा बोलते हैं। तो ये जो है नाम पद पूर्व अव्ययी भाव समास, इसमें पहला पद संज्ञा या विशेषण होगा और ऐसे जो समास हैं इनका प्रयोग अधिकतर हिंदी में ही किया जाता है। फिर बहुब्रीहि समास, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला है क्योंकि सारे के गुण तो इसमें हैं, बस आपको समझना है कि ये है कि नहीं है। तो इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, लेकिन समस्त पद के आगे अर्थ के बजाय किसी अन्य अर्थ यानी संज्ञा का यहाँ पे बोध होगा और इनको विग्रह करने में वाला, वाली और जो, जिस आदि का प्रयोग किया जाता है, अर्थात सांकेतिक अर्थ प्रदान करते हैं। सॉरी, एक शब्द द्वंद्व में क्या है कि दोनों पद प्रधान होंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपका बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होगा। तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होगा। कर्मधारय में आपका उत्तर पद प्रधान होगा क्योंकि हिंदी में उसको तत्पुरुष के अंतर्गत रखा गया है। द्विगु में भी उत्तर पद प्रधान होगा क्योंकि इसको तत्पुरुष के अंतर्गत रखा गया है। और द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होंगे, किसी एक को वहाँ पे बड़ा नहीं माना गया है। और बहुब्रीहि में आपका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दोनों इक्वल माने जाते हैं। फिर इनको विग्रह करने में वाला, वाली, जो, जिस
आदि का प्रयोग किया जाता है, अर्थात इसमें सांकेतिक अर्थ प्रधान होता है। ठीक है, तो किस समास में सांकेतिक अर्थ प्रधान होगा? आपके बहुब्रीहि समास में। जैसे बड़ बोला, वो कहते हैं ना ये तो बहुत बड़ बोला है, बड़ बोला, जैसे ही आपने बोला तो तीसरा अर्थ समझ में आ गया आपके कि ये बढ़ा चढ़ा के बोल रहा होगा कोई चीज़ 10 रुपए की है तो बता देगा भैया 20 रुपए की है। तो इस तरह की जो कैटेगरी है वो आपके बहुब्रीहि के अंतर्गत आएगी। चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाले, तो कौन 4 भुजाओं वाला है? तो आपका ध्यान वहाँ तीसरे की ओर जा रहा है, तो ये आपके बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। अब जब 2 शब्द मिलकर समास युक्त होकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। ये एक और ये हम डेफिनेशन दे सकते हैं इसकी। फिर इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, तीसरा अर्थ देता है और विग्रह करने पर क्या आएगा? वाला, वाली, जो और जिस आदि का प्रयोग किया जाएगा और जहाँ ऐसा होगा वो आपका बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। फिर चक्रपाणी, चक्रपाणी, चक्र है जिसके हाथ में, तो किसके हाथ में चक्र है? सर विष्णु जी के ही हाथ में तो चक्र है, तो ये किसी विशेष के लिए इंगित कर रहा है ना, यानी विष्णु जी के लिए इंगित हो रहा है, इसलिए यहाँ पे कौन सा समास होगा? आपका बहुब्रीहि समास होगा। चंद्रमाली, चंद्र है जिसके सिर पर, तो किसके सिर पे चंद्रमा है? शंकर जी के। तो क्योंकि ये तीसरे की ओर आपको इंगित कर रहा है इसलिए ये बहुब्रीहि के अंतर्गत आएगा। अब बहुब्रीहि समास, इसमें पूर्व पद अप्रधान और उत्तर पद अप्रधान होते हैं और मिलने पर तीसरा पद यहाँ पे देता है और वही प्रधान माना जाएगा। अब बहुब्रीहि समास चाहे हम कारक देखें उसके अकॉर्डिंग भी बहुब्रीहि समास होगा और कर्मधारय के अनुसार भी होगा, द्विगु के अनुसार भी होगा, द्वंद्व के अनुसार भी होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, जब ऑप्शन आता है तो बहुब्रीहि अलग होगा और जिसकी विशेषता बता रही है वो वहाँ पे नहीं दिया गया होगा। अब जैसे कर्ता बहुब्रीहि, कर्ता में क्या आ रहा है? ने, कर्ता में आ रहा है ने, तो जितेंद्रिय, जीत ली है इंद्रियां जिसने, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जिसने इंद्रिय को जीता है, जितेंद्रिय, तो ये हर आदमी तो नहीं जीत सकता ना इंद्रियों को, कोई विशेष ही तो जीतता है, तो तीसरा अर्थ दे रहा है। फिर कृतकाय, किया गया कार्य जिसके द्वारा, दत्त धन, दिया गया धन जिसके लिए, निर्जन, निकल गया जन जहाँ से, यानी वो खाली हो गई जगह। तो अब यहाँ पे क्या है कि अगर इस तरह से देते हैं, मोस्टली ऐसे जल्दी नहीं दिए जाते हैं इनमें से, लेकिन अगर दत्त धन दिया है तो ये आपका अगर बहुब्रीहि नहीं है तो क्या आएगा? आपका आएगा तत्पुरुष। ठीक है, और अगर तत्पुरुष नहीं दिया है तो ये बहुब्रीहि के अंतर्गत आएगा और बहुब्रीहि के संप्रदान बहुब्रीहि के अंतर्गत आएगा। ठीक है, फिर संबंध बहुब्रीहि जो है ये आपसे पूछा जाता है, तो यहाँ पे काकी के पीतांबर, अगर पीला वस्त्र के लिए, अंबर मतलब वस्त्र होता है ना, पीला वस्त्र के लिए प्रयोग किया जाएगा तो ये आएगा आपका तत्पुरुष के अंतर्गत। लेकिन पीला वस्त्र है जिसका, उसके लिए यूज होगा तो ये जो है आपका किस में आ जाएगा? संबंध बहुब्रीहि के अंतर्गत। चक्र है हाथ में जिसके, तो ये जब शब्द यूज होगा तो ये संबंध बहुब्रीहि होगा। और चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, तो ये संबंध बहुब्रीहि के अंतर्गत आएगा। ठीक है, फिर बहुब्रीहि में पतझड़,
पत्ते झड़ते हैं जिस मौसम में, तो यहाँ पे क्या है, पतझड़ तो आता ही है, ऐसे पेड़ के पौधे झड़ है, तो ये किसके अंतर्गत आया, अधिकरण में। लेकिन यहाँ पे अगर वो मौसम की बात कर रहा है तो एक विशेष मौसम में ही तो पत्ते झड़ते हैं, तो ये आपका बहुव्रीहि के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा बहुव्रीहि में, ये आपका ये तब देगा जब वो तत्पुरुष नहीं दिया जाएगा ऑप्शन में। ठीक है, फिर कर्मधारय बहुव्रीहि। कर्मधारय बहुव्रीहि इसमें पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है, या उपमेय और उपमान होगा। ये हम आपको कल समझा चुके हैं अपने पहले वीडियो में। अब ये कर्मधारय बहुव्रीहि को के अंतर्गत हम क्यों रखेंगे, कर्मधारय की तो विशेषता है ही है, और जिसमें आपका घनश्याम, लंबोदर, गजानन, नीलकंठ ये तो पूछा ही जाता है। ठीक है, कंठ ये पूछा ही जाता है। तो घनश्याम, यहाँ पे क्या हो रहा है, घने बादल के लिए अगर बोला जाए, काले बादलों के लिए यूज हो अगर, तो ये आपके कर्मधारय समास होगा। लेकिन घने बादल के समान अगर बोला जाए कि घने बादल के समान, यानी जिनका रंग घने बादल के समान है, ये कृष्ण जी की ओर अगर इंगित कर रहा है, तो ये आपका कर्मधारय बहुव्रीहि के अंतर्गत आएगा, और एग्जाम में ये पूछा भी जाता है। ठीक है, लंबे उदर वाला, तो लंबा उदर जैसे ही बोला जाए आप गणेश जी की ओर चाहते हो, इसलिए ये आपका अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि है तो बहुव्रीहि ही होगा। गजानन, गज के समान जिनका मुख हो, तो किसका मुख है, गणेश जी का ही तो है, तो ये किसके अंतर्गत आया, कर्मधारय बहुव्रीहि या बहुव्रीहि के अंतर्गत। अगर बहुव्रीहि पूछा तो सही होगा, कर्मधारय बहुव्रीहि पूछा तो भी सही होगा, क्योंकि यहाँ पे गज के समान बात करी गई है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका उपमेय उपमान आ रहा है कि नहीं, नीले कंठ वाला तो शंकर जी के लिए आ रहा है, विशेषण विशेष और उपमेय उपमान जहाँ पे आएंगे वो कर्मधारय समास होगा। लेकिन अगर वो तीसरा अर्थ दे रहे हैं तो कर्मधारय बहुव्रीहि समास के अंतर्गत ही आएगा, क्योंकि इसके दोनों ही पद प्रधान नहीं होंगे, तीसरा अर्थ देगा। ठीक है, यदि ये भी देख लीजिए, यदि पीताम्बर का अर्थ पीला वस्त्र है तो यह कर्मधारय समास का उदाहरण है, लेकिन यदि ये पीले वस्त्र वाला है, कृष्ण जी का उदाहरण है, तो ये बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। फिर तत्पुरुष बहुव्रीहि। तत्पुरुष, दिगंबर, दिशा ही है अंबर जिसका। अब कौन सा समाज ऐसा कहता है कि ये जो दिशाएं ही हैं वो ही मेरे वस्त्र हैं, तो हमको वस्त्र पहनने की जरूरत क्या है, ये जैनी ही तो कहते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आ रहा है, किसी विशेष को इंगित करने के कारण ये बहुव्रीहि के अंतर्गत आएगा। अब विश्वामित्र, विश्व का जो मित्र है वो एक वो अलग चीज़ है, लेकिन ये एक ऋषि हैं, जो हम जैसे विश्वामित्र शब्द सुनते हैं तो हमें वो ऋषि याद आते हैं, इसलिए ये किसी तीसरे को इंगित कर रहा है, तो ये आपका बहुव्रीहि के अंतर्गत आएगा। फिर द्विगु बहुव्रीहि। हमने अभी आपको बताया कि जहाँ पे संख्या होंगी वो द्विगु बहुव्रीहि, वो द्विगु समास होगा, लेकिन वो द्विगु बहुव्रीहि कैसे होगा अब देख लेते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, द्विगु जो है वो संख्यावाचक होता है और इसका दूसरा पद प्रधान होता है, लेकिन आपको पता है कि बहुव्रीहि में तो कोई भी पद प्रधान नहीं होता। ठीक है, तो चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला, तो चार भुजाएं चतुर्भुज की कौन है, विष्णु जी। ठीक, क्यों, क्योंकि ये विष्णु जी की बात हो रही है, हमारे आपके या जनरली किसी की चार भुजाएं तो होती नहीं है, सबकी दो ही भुजाएं होती हैं। तो
तो ये विष्णु जी की ओर इंगित हो रहा है, इसलिए ये आपके बहुव्रीहि के अंतर्गत आएगा। अगर बहुव्रीहि नहीं होगा तो द्विगु हो जाएगा। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, चीज़ें रटनी नहीं है। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप क्वेश्चन खुद ब खुद अपने आप करने लगोगे और कोई भी क्वेश्चन आपको वहाँ पे टफ नहीं लगेगा। हम क्या करते हैं, रटते हैं। तो जब हम रटते हैं तो कन्फ्यूज़न की स्थिति आ जाएगी। अगर मान लीजिए प्रादि तत्पुरुष पूछा तो आपने तो रट रखा है कि भैया जहाँ पे प्रत्यय लगेगा वो कौन सा समास होगा, कर्मधारय की क्या विशेषता है, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। ठीक है, तो इसलिए रटना नहीं है, पहले आप समझिए चीज़ों को, उसके बाद पेपर सॉल्व करिए और देखिए कहाँ पे हम गलत कर रहे हैं, और कोशिश करिए कि अगर हमसे समास पूछा जाएगा तो हमारा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। संधि अगर पूछी जाएगी तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और जब ये कंडीशन आ जाएगी तो सिलेक्शन तो कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि योग्यता आपको अपनी अंदर बढ़ानी है, और जब योग्यता बढ़ जाएगी तो नौकरी 3-4 आपको अपने आप मिल जाएंगी। ठीक है, उतनी योग्यता तो आपको बढ़ानी ही पड़ेगी। चलिए फिर से वापस आते हैं। पंचानन 5 मुख वाला ये शिव जी के लिए है, षडानन 6 मुख वाला कार्तिकेय के लिए है, और दशानन 10 सिर हैं जिसके, तो ये रावण के लिए हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे 10 संख्या है, 6 संख्या है, 5 संख्या है, 4 संख्या है, लेकिन संख्या होते हुए भी क्योंकि ये तीसरा अर्थ दे रहे हैं इसलिए ये बहुव्रीहि के अंतर्गत आएगा। और द्विगु की क्या विशेषता है कि इसमें संख्यावाचक होगा और दूसरा पद प्रधान होगा, लेकिन बहुव्रीहि में ये संख्यावाचक है लेकिन कोई भी पद यहाँ पे प्रधान नहीं होगा क्योंकि तीसरा अर्थ यहाँ पे मिल रहा है। फिर अव्ययी भाव बहुव्रीहि, अव्ययी भाव की क्या विशेषता है, पहला पद अव्यय होगा और पहला पद प्रधान होगा यहाँ पे, लेकिन बहुव्रीहि में तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, ऐसा अपुत्र, तो अपुत्र वाला अगर शब्द सुने तो जिसका पुत्र नहीं है, तो कुछ ही लोग तो ऐसे हैं, एक कैटेगरी है जिसके पुत्र नहीं है। निर्धन, निधन बिना धन वाला व्यक्ति, निर्जन बिना जल का स्थान, तो ये विशेष को इंगित कर रहा है, इसलिए ये अव्ययी भाव बहुव्रीहि समास होगा और इसका कोई भी पद प्रधान नहीं होगा। और जहाँ पे इस तरह के उदाहरण दिए होंगे, मोस्टली जो आपके उदाहरण आएंगे ये वाले आएंगे। ठीक है, हेलो स्टूडेंट, विद्या क्रिएटर से मैं निशा। मैंने आप लोगों को समास पढ़ा दिया है और समझा भी दिया है, लेकिन एग्ज़ाम में क्या होता है कि बहुत हौच पौच होती है तो और रिवीजन की बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, तो उसको इजी करने के लिए हम इसको चार्ट में आपको समझा दे रहे हैं ताकि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं चार्ट में डायरेक्ट मिल जाएंगे, और कुछ जो आप लोगों को डिटेल पूछी जाएगी वो हमारे नोट्स में ऑलरेडी हमने अपने लेक्चर में दे दिया है। तो चलिए चार्ट एक बार मैं आपको समझा दे रही हूँ। यहाँ पे मैंने समास को अलग अलग कर दिया है क्योंकि हमने आपको बताया था कि हिंदी में 4 तरह के होते हैं, संस्कृत में 6 होते हैं, तो यहाँ पे मैं 6 समास लेके आ रही हूँ ताकि अगर वो पूछें कि कर्मधारय समास की क्या विशेषता है या द्विगु की, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज ना हो। ठीक है, इसलिए मैंने ये पूरा अलग कर दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं समास के भेद। तो समास के भेद में तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, अव्ययी भाव, द्वंद्व और बहुव्रीहि जो है आपके समास होते हैं। फिर तत्पुरुष की क्या विशेषता है कि इसका उत्तर पद प्रधान होता है, यानी हमने आपको बताया था कि एक प्रथम पद और दूसरा उत्तर पद, तो उत्तर पद प्रधान कहाँ पे होगा, आपके तत्पुरुष समास में। कर्मधारय में क्या होगा, यहाँ भी उत्तर पद प्रधान होता है लेकिन विशेषण, विशेष या उपमेय उपमान संबंध पाए जाएंगे। द्विगु में भी आपका उत्तर पद प्रधान होगा और इसमें जो पहला पद होगा वो विशेषता क्या है, वो संख्यावाचक होता है। कर्मधारय में हमने क्या बताया है, विशेष, उपमेय, उपमान या विशेषण, विशेषण, विशेष या उपमेय उपमान।
कर्मधारय में, संख्या द्विगु में, और यहाँ पे जो आपके जितने भी कारक चिन्ह होंगे वो तत्पुरुष के अंतर्गत आएंगे। फिर अव्ययी भाव समास में क्या होगा, प्रथम पद प्रधान होता है, ठीक है। अव्यय में क्या हो रहा है, प्रथम पद प्रधान होगा और दूसरा जो होगा वो संख्या होगा। अव्यय पद पूर्व इसकी जो चलिए ये बाद में बताते हैं। फिर द्वंद्व समास, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं और अव्ययी भाव में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, ठीक है। तो किसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होगा, बहुव्रीहि में। किसमें दोनों पद प्रधान होंगे, द्वंद्व में। तो सीधे द्वंद्व द्वंद्व देखिए एक ही तरह लिखा हुआ है, तो इससे भी याद कर सकते हैं कि इसमें दोनों पद जो है प्रधान है। अव्यय में प्रथम पद प्रधान होगा, द्विगु, कर्मधारय और तत्पुरुष, इन तीनों में उत्तर पद प्रधान होता है, इसीलिए हिंदी में इसको एक साथ रखा गया है। तो क्या आपको तो इजी हो गया ना कि तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु तो आपके उत्तर पद प्रधान हो गए, और द्वंद्व में दोनों पद प्रधान है, बहुव्रीहि में कोई पद प्रधान नहीं है, सिर्फ जो है अव्यय में प्रथम पद प्रधान है बस। तो ये तो याद ही हो गया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि इसका कौन सा पद प्रधान। तो तीन कौन कौन से हैं, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, जिसके उत्तर पद प्रधान है। अव्यय प्रथम पद प्रधान है, द्वंद्व दोनों पद प्रधान है, और बहुव्रीहि का कोई भी पद प्रधान नहीं है। अब दूसरी चीज, कारक चिन्ह तत्पुरुष के अंतर्गत उपमेय, उपमान और विशेषण विशेष कर्मधारय में आएंगे। जो संख्या है वो द्विगु में आएगी, और इसमें क्या होगा, अव्यय जो होंगे वो अव्ययी भाव समास में आएंगे। द्वंद्व में क्या होगा, जोड़ा या युग्म आएगा, और ये बहुव्रीहि में सब आएंगे, सबके गुण आएंगे। अगर ये तीनों का तीसरा अर्थ निकल रहा है तो ये बहुव्रीहि के अंतर्गत चले जाएंगे, ठीक है। फिर ये जो है आपका प्रकार में अगर हम देखें तो कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, और इसके अलावा उपपद, नज्ञ और प्रादि, ये जो है इसके उपभेद हैं, ठीक है। तो सारे आपके कारक चिन्ह आ गए, उसके बाद उपपद तत्पुरुष होगा, नज्ञ तत्पुरुष होगा, प्रादि तत्पुरुष होगा, ये इसकी विशेषताएं हैं। प्रकार के अंतर्गत ये भी आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर ये प्रादि पूछा गया तो ये विशेषताएं, जैसा हमने आपको अपने लेक्चर में समझा दिया है, तो ये अगर विशेषताएं पूछी जा रही हैं प्रादि तत्पुरुष या नज्ञ तत्पुरुष, तो यही उदाहरण देंगे। अगर इसमें से कोई उदाहरण नहीं है तो जो विशेषता आपके अगर बहुव्रीहि की आ रही है तो आप उसको वहाँ बहुव्रीहि में, या अव्यय की आ रही है तो अव्ययी में करोगे। तो समास के जो भेद हैं इसको मैं चार, आपका कर्मधारय और द्विगु को भी हमने इसमें अलग इसलिए कर दिया है ताकि सीधे अगर आपसे पूछा जाए द्विगु समास की विशेषता या कौन सा पद प्रधान होगा या संख्यावाचक कौन होता है तो तुरंत आपको समझ में आ जाए। और कर्मधारय क्योंकि हिंदी में तत्पुरुष के अंतर्गत ही रखे गए हैं, लेकिन एग्जाम में आप कर्मधारय के नाम से या द्विगु के नाम से भी पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो समास के जो भेद होंगे वो है तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, अव्ययी भाव, द्वंद्व और बहुव्रीहि। जो तत्पुरुष समास होता है उसका उत्तर पद प्रधान होगा, कर्मधारय का भी उत्तर पद प्रधान होगा, द्विगु का भी उत्तर पद प्रधान होगा। उत्तर पद बोले या दूसरा पद बोले बात एक ही है, ठीक है। फिर अव्ययी भाव का आपका दूसरा पद संज्ञा होता है और प्रथम पद प्रधान होता है। तो प्रथम पद अव्यय के और द्विगु कर्मधारय और तत्पुरुष का उत्तर पद प्रधान होगा। द्वंद्व के दोनों पद प्रधान होंगे, यानी प्रथम और उत्तर दोनों ही प्रधान हैं। फिर बहुव्रीहि का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, ठीक है, याद हो गया। तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु, इसके कौन से पद प्रधान थे आपके? उत्तर पद।
आपके अव्ययी भाव का क्या है, प्रथम पद प्रधान है, द्वंद्व का दोनों पद प्रधान है और बहुव्रीहि का कोई भी पद प्रधान नहीं होता। अब जो कारक चिन्ह है वो किसके अंतर्गत आएंगे, तत्पुरुष समास के अंतर्गत। उपमेय, उपमान या विशेषण विशेष्य किसके अंतर्गत आ रहा है, विशेषण। ठीक है, उपमेय, उपमान और विशेषण विशेष्य कर्मधारय के अंतर्गत आएगा। संख्या, पहला पद संख्यावाचक किसमें होता है, द्विगु में, और अव्यय में क्या होगा, पहला जो पद होगा वो अव्यय होगा। फिर द्वंद्व में क्या होगा, ये या तो आपका और एवं अथवा का होगा, जोड़ा या युग्म होगा, जैसे माता पिता, भाई बहन, ऊंचा नीचा, इस तरह से, यानी योजक चिन्ह वहाँ पे ऐसे लगा रहता है। ठीक है, तो द्वंद्व में जोड़ा या युग्म होगा। बहुव्रीहि में द्वंद्व, अव्ययी, द्विगु, कर्मधारय और तत्पुरुष के जो तीसरे अर्थ देने वाले शब्द होंगे वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे, बहुव्रीहि के अंतर्गत आ जाएंगे। फिर कारक चिन्ह कौन कौन से होंगे तत्पुरुष में, तो कर्ता नहीं होगा। दो जो कारक चिन्ह हैं वो आपके नहीं होते हैं, कर्म है, करण है, संप्रदान है, आपादान है। संबंध है, अधिकरण है, फिर इसका जो दूसरा प्रकार है, एक तो आपके जो चिन्ह है वो है, फिर इसके बाद दूसरा है उपपद तत्पुरुष, फिर नज्ञ तत्पुरुष, फिर प्रादि तत्पुरुष। तो उपपद तत्पुरुष हुआ आपका, नज्ञ तत्पुरुष हो गया, प्रादि तत्पुरुष हो गया, ये भी किसके अंतर्गत आएंगे, आपके तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, फिर आपका कर्मधारय, कर्मधारय में जैसे महावीर है, पीताम्बर है, मुखचंद्र है, चंद्रमुख है। यहाँ पे देखिए महान है जो वीर, तो यहाँ पे विशेषण और विशेष्य, और यहाँ पे मुख चंद्र, चंद्रमुख, ये यहाँ पे उपमेय और उपमान आ रहा है, इसलिए ये कर्मधारय के अंतर्गत आएगा। द्विगु में क्या हो रहा है, नवरात्र, नव बात हो रही है, पंच पांच, तिरंगा यानी तीन रंगों वाला, त्रिवेणी तीन वेणियां हैं, चौगुनी यानी चार गुना, चतुर्भुज देखिए सब संख्याएं हैं, तो ये किस में आ रहा है, द्विगु में। फिर अव्यय में क्या हो रहा है, इसका जो भेद है, अव्यय पद पूर्व और नाम पद पूर्व। अव्यय पद पूर्व, इसमें पहला पद अव्यय और उपसर्ग होता है, तो ध्यान रखिएगा कि इसमें जो पहला पद होगा या तो अव्यय होगा या उपसर्ग होगा। फिर द्वंद्व में क्या है, इतरेतर, इसकी जो पाठ है वो है इतरेतर द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। जहाँ पे और आ रहा है और या आ रहा है तो या अथवा आएगा तो वैकल्पिक, और आएगा तो इतरेतर। फिर बहुव्रीहि में क्या हो रहा है, बहुव्रीहि में विग्रह करने पर वाला वाली जो जिस आदि का प्रयोग होता है, सांस्कृतिक अर्थ प्रदान होता है यहाँ पे। जैसे बढ़ बोला यानी किसी विशेष की ओर इंगित कर रहा है कि बढ़ चढ़ कर बोलने वाला। अब यहाँ पे ये आपके उधर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि बढ़ बोला विशेष के लिए यूज हुआ है। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जब बहुव्रीहि समास का उदाहरण होगा और जैसे कर्मधारय का गुण है, अगर कर्मधारय नहीं लिखा होगा तो आप टिक मारोगे बहुव्रीहि पे। चतुर्भुज बहुव्रीहि पे ही मारोगे, क्योंकि चार भुजाओं वाले के लिए ये प्रयुक्त हो रहा है।
और कुछ मेन हैं, जैसा हमने अपने उसमें बता दिया था लेक्चर में कि यही पूछे जाते हैं, तो वो उसको समझ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।